आज हम सीखेंगे कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में। कंप्यूटर के बेसिक से अभिप्राय आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देने से है, जिससे आप कंप्यूटर को सुचारू रूप से चला सकें। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। एक कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करती है, उन पर प्रोसेसेस अर्थात कार्य करती है और उसके पश्चात आपको आपकी वांछित आउटपुट प्रदान करती है। ये आउटपुट आप संभाल के भी रख सकते हैं, अर्थात कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, जिसका प्रयोग आप बाद में भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स की। कंप्यूटर मुख्यतः दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरे नंबर पे है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर से अभिप्राय सभी इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल पार्ट से है, अर्थात कंप्यूटर के सभी वो भाग जो बिजली से कार्य करते हैं और साथ ही जिनको आप छू सकते हैं, वो सभी भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। इसी तरह से हमारे पास, यदि हम यहाँ इस पिक्चर में देखें तो हमारे पास काफी तरह के कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स दिखाए गए हैं, जिनका अलग अलग प्रकार का कार्य रहता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। वो डिवाइसेस जिनसे आप कंप्यूटर को कमांड्स दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जिनमें सबसे पहले है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक मुख्य डिवाइस रहता है जिससे आप टाइप करके कंप्यूटर को कमांड्स दे सकते हैं। इसी तरह से माउस में आपके पास तीन प्रकार के बटन रहते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बटन। इन तीनों बटन्स की सहायता से भी आप कंप्यूटर को कमांड्स दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास अवेलेबल है जॉयस्टिक। कंप्यूटर गेम्स खेलने का सबसे अच्छा माध्यम रहता है जॉयस्टिक के द्वारा गेम्स खेलना। कंप्यूटर में आप गेम्स खेलते समय जॉयस्टिक के साथ कमांड्स दे सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्कैनर रहता है। स्कैनर जिसका प्रयोग हम डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस को स्कैन करने के लिए करते हैं, जिससे कि वो डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस हमारे पास कंप्यूटर में अवेलेबल हो जाती हैं। अगली डिवाइसेस हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस के रूप में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एलसीडी, एलईडी या मॉनिटर, जिन पर कंप्यूटर अपनी आउटपुट प्रदान करता है। इनमें पिक्चर के रूप में आउटपुट प्रदान की जाती है, जिसमें मुख्य शामिल है एलसीडी, एलईडी या मॉनिटर। उसके पश्चात हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल रहते हैं, जिन पर प्रिंटेड आउटपुट प्रदान की जाती है, अर्थात पेपर पर एक प्रिंटेड आउटपुट दिया जाता है। जैसे कि आप बायोडाटा निकलवाएं या कोई लेटर या एप्लीकेशन टाइप करके उसका प्रिंट निकलवाते हैं, तो वो प्रिंट प्रिंटर के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी तरह से यदि आप सॉन्ग्स यानी कि गाने सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। तो स्पीकर के द्वारा जो ऑडियो आउटपुट है वो आपको दी जाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को कमांड्स दी जाती हैं। उन कमांड्स के आधार पे कंप्यूटर कार्य करता है। दो मुख्य तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं कंप्यूटर में। सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जिनका एक विशेष कार्य रहता है, जैसे कि पेंट जिसमें सिर्फ ड्राइंग की जाती है। इसी तरह से वर्ड जिसमें मुख्यतः टाइपिंग का काम किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसके अंतर्गत कैलकुलेशन का काम किया जाता है, फॉर्मुलेशन का काम किया जाता है। इसी तरह से टैली जिसमें अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो वो सभी सॉफ्टवेयर जो एक खास कार्य करते हैं, एक विशेष तरह का कार्य करते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दूसरी तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास उपलब्ध रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। वो सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं और कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग करने के लिए जिनके पास अधिकार रहता है, उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस प्रकार से एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स रहते हैं। हर टीचर अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है, जैसे मैथमेटिक्स का टीचर मैथ्स का, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश का, साइंस का टीचर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाता है। जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक खास कार्य करते हैं। परंतु उन सभी टीचर्स को सहयोग करने के लिए स्कूल या कॉलेज में एक प्रिंसिपल अवेलेबल रहता है, जिसका कार्य उन सभी टीचर्स को सहयोग करना है। तो प्रिंसिपल के रूप में हमारे पास यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, जिसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज का ध्यान रखना होता है और उनका प्रॉपरली प्रयोग करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे मुख्य है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रदान किया गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम है।
जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अतिरिक्त लाइनेक्स, यूनिक्स और उबंटू भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि हम इन सभी चीजों के बीच में जो अभी तक हमने अध्ययन किया है उन सभी के बीच में रिलेशन क्रिएट करें तो हम देखेंगे कि हम यानी कि यूजर्स जो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वो मुख्यतः अपना कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने कार्यों को करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड्स देते हैं और फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कार्यों को करवाने के लिए हार्डवेयर रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं और इसके लिए वो हार्डवेयर को कमांड्स देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर से कार्य नहीं ले पाते। तो सबसे पहले कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके पश्चात आप उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हार्डवेयर से कार्य लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सीपीयू। सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी प्रकार के कार्य सीपीयू के द्वारा ही किए जाते हैं। जितनी भी डिवाइसेस इनपुट या आउटपुट, सभी डिवाइसेस सीपीयू के साथ ही कनेक्टेड रहती हैं अपना कार्य करने के लिए। और यहाँ यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कीबोर्ड और माउस के साथ तो कमांड्स दी जा सकती हैं जिनको सीपीयू को दिया जाता है और उन कमांड्स के आधार पे सीपीयू उन कमांड्स पे प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रदान करता है जो एलसीडी या एलईडी पे, यदि आपको प्रिंटेड चाहिए तो प्रिंटर पे, और यदि वो ऑडियो फॉर्मेट में है यानी कि सॉन्ग्स या गाने हैं तो आप उनको स्पीकर में भी सुन सकते हैं। यहाँ ये ध्यान दीजिए सीपीयू में मुख्यतः 2 बटन होते हैं। जो बड़ा बटन होता है उससे आप कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं और छोटे वाले बटन से आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। सभी इनपुट डिवाइसेस में से सबसे मुख्य डिवाइस रहती है माउस। माउस जिसका प्रयोग कंप्यूटर में कमांड्स देने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। एक माउस के मुख्य भाग आपके सामने हैं। सबसे पहले इसके पास एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और एक स्क्रॉल बटन होता है। लेफ्ट बटन को लेफ्ट क्लिक भी कहते हैं, राइट बटन को राइट क्लिक भी कहते हैं। यदि आप कंप्यूटर में कोई चीज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट बटन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी इसके बहुत सारे प्रयोग रहते हैं लेफ्ट बटन के। इसके साथ ही यदि आप किसी चीज की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप राइट बटन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस पर राइट क्लिक करने पे उनके बहुत सारे मुख्य ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह से जो स्क्रॉल बटन रहता है, यदि आपका डॉक्यूमेंट या पेज बहुत बड़ा है तो आप उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, अर्थात ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए हमें जिन जिन पार्ट्स की आवश्यकता है, अब हम बारी बारी से उनकी जानकारी लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमें किन किन पार्ट्स की आवश्यकता होती है एक अपना पीसी असेंबल करने में। सबसे पहले यदि आप देखें तो हमें कैबिनेट, दूसरे नंबर पे पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, डीवीडी राइटर, स्पीकर्स, स्क्रीन और अंत में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सभी को मिला के हम अपना कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं। अब हम बारी बारी से इन सब की विशेषताएं देखते हैं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट जो है वो मेटल बॉडी की या प्लास्टिक बॉडी की एक बॉक्स की तरह होती है जो कंप्यूटर के बाकी कंपोनेंट्स के लिए एक कंटेनर का कार्य करती है। कैबिनेट्स के अंदर आप बाकी कंपोनेंट्स लगा सकते हैं जैसे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम, डीवीडी राइटर और इस तरह से कोई कार्ड भी। आप यदि यहाँ ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ फ्रंट लुक दिखाया गया है कैबिनेट का, और इसी तरह से एक कैबिनेट अंदर से कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है जिसमें काफी सारी वायर्स रहती हैं। कैबिनेट में जो वायर्स रहती हैं उनका अपना इंपॉर्टेंस रहता है। हर एक वायर एक अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यदि हम यहाँ देखें ध्यान से तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फ्रंट पैनल की वायर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पावर लेड के बारे में। पावर लेड का अर्थ ये है कि जो इंडिकेटर के रूप में एक एलईडी लगी होती है कैबिनेट के बाहर, उसको पावर देने के लिए हम पावर लेड का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात जब हम ये पावर लेड मदरबोर्ड में लगाते हैं तो हमारी कैबिनेट के बाहर लगी हुई एलईडी जलने लगती है जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, और ये एक इंडिकेशन होता है कि हमारा कंप्यूटर ऑन है या ऑफ है। यदि हमारा कंप्यूटर ऑन है तो पावर लेड ऑन रहती है,
यदि हमारा कंप्यूटर ऑफ है तो ये पावर लेड ऑफ रहती है। इसी तरह से एसडीडी लेड रहती है। आपकी हार्ड डिस्क यदि कार्य कर रही होती है तो ये एसडी लेड आपको ये जानकारी देती है कि हार्ड डिस्क का कार्य चल रहा है। एसडीडी लेड भी आपके पास कैबिनेट के ऊपर इस स्थान पे उपलब्ध रहती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो केबल है वो पावर एसडब्ल्यू है। पावर एसडब्ल्यू से अर्थ पावर स्विच से है। आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए जिस स्विच का इस्तेमाल करते हैं वो इसी तार से जुड़ा होता है। और ये जो पावर एसडब्ल्यू केबल होती है ये मदरबोर्ड में पावर पिन्स के साथ कनेक्टेड हो जाती है। जब आप अपने कैबिनेट में लगे पावर बटन को प्रेस करते हैं तो इस पावर एसडब्ल्यू के साथ ही सिग्नल मदरबोर्ड पे पहुंचता है, जिसके साथ आपका मदरबोर्ड स्टार्ट हो जाता है और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो केबल इसके अंतर्गत अवेलेबल रहती है वो है रीसेट एसडब्ल्यू। रीसेट एसडब्ल्यू का अर्थ रीसेट स्विच से है। यदि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी कंप्यूटर के कैबिनेट पे बने हुए छोटे बटन को प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। और इसमें ये रीसेट एसडब्ल्यू ही मदरबोर्ड तक ये सिग्नल पहुंचाती है। रीसेट एसडब्ल्यू केबल मदरबोर्ड की रीसेट पिनों के साथ अटैच की जाती है। इसी के साथ आपके पास कैबिनेट पे एक फ्रंट पैनल दिया जाता है। फ्रंट पैनल एक तरह से आपके पास कुछ इस प्रकार का होता है इंटरनली, जिसमें आपके पास 2 USB पॉइंट्स अवेलेबल रहते हैं और एक पॉइंट आपके पास हेडफोन या स्पीकर्स के लिए और दूसरा पॉइंट आपके पास माइक के लिए अवेलेबल रहता है। आंतरिक रूप से ये तारें मदरबोर्ड के साथ जुड़ती हैं, जिनसे आप USB और स्पीकर्स या माइक की फंक्शनैलिटी को कैबिनेट के आगे वाले कनेक्टर से ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए अंदर की तरफ बने हुए 2 जैक होते हैं, एक USB और दूसरा ऑडियो। USB आंतरिक रूप से कुछ इस तरह का होता है। यदि आप यहाँ देखें तो आपके पास 10 पिनों में से एक पिन गायब है और USB पॉइंट के लिए ये सबसे लास्ट पिन रहती है। इसी तरह से यदि ऑडियो पिन देखें तो ऑडियो पिन में भी 10 पिनों में से एक पिन गायब रहती है जो सेकंड लास्ट पिन रहती है। तो ये दोनों के बीच का अंतर होता है USB और ऑडियो जैक्स के लिए। ये दोनों बिल्कुल हमारे मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्पीकर्स या माइक या USB डिवाइस लगाते हैं अपनी कैबिनेट के फ्रंट पैनल पर तो उनको ये कनेक्टेड कर देता है मदरबोर्ड पर इन 2 कनेक्टर्स की सहायता से, जिसमें एक USB और दूसरा ऑडियो के रूप में उपलब्ध रहता है। करते हैं कंप्यूटर के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड बहुत ही मेन पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, क्योंकि मदरबोर्ड के साथ ही आपकी सभी डिवाइसेस और कंपोनेंट्स कनेक्टेड रहते हैं। चाहे वो डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किए जाए, चाहे वो इनडायरेक्टली कनेक्ट किए जाए, सबका संबंध मदरबोर्ड से ही रहता है। मदरबोर्ड का सबसे मुख्य कार्य कंप्यूटर कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ सहयोग करना होता है। एक तरह से ये एक ऐसा बेस प्रदान करता है जिसपे सभी कंपोनेंट मिलकर कार्य करते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मदरबोर्ड एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का फिजिकल अरेंजमेंट होता है, जिसमें लगभग वो सभी पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, वो सारा सर्किट अवेलेबल रहता है जो एक कंप्यूटर को चलाने और सभी कंपोनेंट्स के कार्य करने में जरूरी रहता है। अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड के बेसिक कंपोनेंट्स की। हमारे पास एक मदरबोर्ड कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें काफी सारे कंपोनेंट्स और काफी सारे पार्ट्स होते हैं। अब हम बारी बारी से कुछ पार्ट्स की जानकारी लेते हैं। इसमें सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोसेसर सॉकेट। यहाँ पे सिल्वर मेटल बॉडी से बना हुआ एक सॉकेट रहता है जिसमें आप अपना प्रोसेसर फिट कर सकते हैं। प्रोसेसर को लगाने के पश्चात उसके साथ एक लॉक दिया जाता है जिससे आप अपना प्रोसेसर मदरबोर्ड के साथ लॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहीं से CPU या प्रोसेसर पूरे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट अवेलेबल है वो है मेमोरी स्लॉट्स के रूप में। देखिए यहाँ हमारे पास 4 मेमोरी स्लॉट्स दिए गए हैं जिनमें हम रैम फिट कर सकते हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि हम कट के अनुसार ही रैम फिट करते हैं, अर्थात यदि ये जो कट दिया गया है बीच में, यदि आपकी रैम इस कट के अनुसार नहीं है तो फिर उस रैम को आप इस मदरबोर्ड में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। रैम की जानकारी हम रैम के चैप्टर में लेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्य बात यह है कि हमारे पास रैम को फिट करने के लिए हर स्लॉट के साथ 2 लॉक दिए जाते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जब हम इस स्लॉट में रैम लगाते हैं तो उसको प्रॉपरली मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए हम दोनों लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर जो मेमोरी स्लॉट्स होते हैं मदरबोर्ड के टाइप के अनुसार अलग अलग भी हो सकते हैं।
कुछ मदरबोर्ड में केवल 2 स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं, कुछ में 4 स्लॉट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है IDE कनेक्टर। IDE कनेक्टर का अर्थ उस कनेक्टर से है जो मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क के साथ जोड़ता है, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है। इसके लिए एक केबल का प्रयोग किया जाता है जिसे IDE केबल कहते हैं। एक सिरा उस केबल का हार्ड डिस्क में लगा दिया जाता है और दूसरा सिरा उस केबल का यहाँ IDE कनेक्टर में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास पावर कनेक्टर के रूप में है। SMPS के द्वारा आए हुए पावर सप्लाई को, जो कि पावर कनेक्टर के रूप में होती है, इस पावर कनेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। एक लोक वहां अवेलेबल रहता है और एक लोक साइड यहाँ अवेलेबल रहती है। जब हम उस कनेक्टर को, इसकी लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पे एक लोक साइड अवेलेबल है। जब हम उस पावर कनेक्टर को इस कनेक्टर के साथ जोड़ते हैं तो SMPS की सप्लाई पूरे मदरबोर्ड को मिलती है। ये पावर कनेक्टर 20 से 24 पिन का अवेलेबल हो सकता है मदरबोर्ड के प्रकार के अनुसार। नेक्स्ट हमारे पास CMOS बैटरी अवेलेबल रहती है। CMOS बैटरी बिल्कुल एक सेल होता है, जिस प्रकार से एक घड़ी में एक सेल डलता है उसी प्रकार से इस मदरबोर्ड के लिए भी एक CMOS बैटरी अवेलेबल रहती है। ये CMOS बैटरी कंप्यूटर के बंद होने की स्थिति में भी आपके कंप्यूटर का टाइम और डेट अपडेटेड रखती है और आपकी बायस सेटिंग्स को सेव करके रखती है। यदि आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर की डेट और टाइम ठीक नहीं दिखाया जा रहा, आप बार बार डेट टाइम चेंज करते हैं, ठीक करते हैं और डेट टाइम फिर से अपने आप चेंज हो जाता है, तो आपको उस समय ये CMOS बैटरी को बदलना होता है। तो इस तरह से CMOS बैटरी यहाँ पे अवेलेबल रहती है मदरबोर्ड के स्थान पे। नेक्स्ट हमारे पास साउथ ब्रिज एक चिप अवेलेबल रहती है। यहाँ पे यदि हम देखें तो साउथ ब्रिज को इंडिकेट कर रही है चिप। इस हीट सिंक के नीचे एक चिप होती है जिसे हम कहते हैं साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज को हम ICH यानी कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब भी कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस को करना होता है, जिसमें USB, हार्ड डिस्क और आपके ऑडियो, इस तरह के इनपुट आउटपुट फंक्शंस को संपन्न करना ICH अर्थात साउथ ब्रिज का कार्य रहता है। इसके साथ ही यदि आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे ये रेड कलर का जो बॉक्स है वो इंडिकेट करता है मदरबोर्ड के फ्रंट पैनल को। कैबिनेट में लगे हुए पावर स्विच, रीसेट स्विच, SD LED और पावर LED को हम इन फ्रंट पैनल पिंस के साथ जोड़ते हैं, इसीलिए इसको फ्रंट पैनल भी कहा जाता है। और यहाँ पे उन सभी केबल्स को जोड़ा जाता है जो कैबिनेट्स के साथ अवेलेबल रहती हैं। इसी के साथ यदि यहाँ देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे ब्लैक कलर के पोर्ट्स दिखाए गए हैं, इस मदरबोर्ड में 4 पोर्ट हैं, तो ये पोर्ट्स SATA पोर्ट्स कहलाते हैं। SATA पोर्ट्स जो होते हैं वो जो SATA हार्ड डिस्क होते हैं उनको मदरबोर्ड के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, जिसके लिए SATA केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि ID और SATA 2 तरह की हार्ड डिस्क अवेलेबल रहती है हमारे पास। यदि ID हार्ड डिस्क हो तो हम यहाँ ऊपर वाले कनेक्टर में, और यदि SATA हार्ड डिस्क हो तो हम यहाँ SATA कनेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम 4 हार्ड डिस्क जोड़ी जा सकती हैं क्योंकि यहाँ पे 4 SATA पोर्ट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास DVD राइटर्स भी SATA पोर्ट्स में अवेलेबल रहते हैं, तो हम उनको भी इस पोर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास एक फ्लॉपी कनेक्टर दिया गया है। हमारे पास यहाँ एक फ्लॉपी कनेक्टर का पोर्ट दिया गया है जो कि ID केबल कनेक्टर जैसा ही है। हमारे पास जो फ्लॉपी ड्राइव्स पहले अवेलेबल रहती थी उनके लिए अभी भी कुछ बोर्ड्स में ये कनेक्टर अवेलेबल रहता है, जबकि फ्लॉपी ड्राइव्स अब आउटडेटेड हो गई हैं, उनकी जगह पेन ड्राइव्स और DVDs और CDs ने ले ली है। फ्लॉपी ड्राइव का जो कनेक्टर होता है उसको हम इस कनेक्टर के साथ जोड़ते हैं, जिससे हम फ्लॉपी ड्राइव को डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट अवेलेबल है वो है PCI स्लॉट्स। यदि आप यहाँ देखें तो व्हाइट कलर के जो स्लॉट दिखाए गए हैं 2, ये PCI स्लॉट्स कहलाते हैं। PCI स्लॉट्स उस समय कार्य में आते हैं जब आपको अपने मदरबोर्ड में किसी एक्सटर्नल कार्ड को लगाना होता है, जैसे कि टीवी ट्यूनर कार्ड। हमारे पास कंप्यूटर में टीवी चलाने की फैसिलिटी टीवी ट्यूनर कार्ड से आ सकती है, परंतु वो टीवी ट्यूनर कार्ड पहले से मदरबोर्ड में नहीं जुड़ा होता। हम उसको अलग से परचेज करके इस पोर्ट में लगा सकते हैं, जिसको PCI स्लॉट पोर्ट कहते हैं।
यदि किसी कारण से हमारी साउंड चिप खराब हो गई है तो हम एक साउंड कार्ड, एक्सटर्नल साउंड कार्ड लेके वो भी यहाँ लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पोर्ट दिए गए हैं, तो मैक्सिमम हम 2 कार्ड यहाँ लगा सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए हमारे पास लैन पोर्ट काम नहीं कर रहा, या लैन पोर्ट की चिप खराब हो गई है, या इसी तरह से साउंड चिप खराब हो गई है, या एक्सटर्नल कोई अलग फैसिलिटी हम चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, जैसे टीवी चलाना, तो इस तरह से उन कार्ड्स का प्रयोग हम इन PCI स्लॉट्स में कर सकते हैं। इसी तरह से देखें यहाँ हमारे पास एक ब्लैकिश कलर का लंबा सा स्लॉट है जिसको हम ग्राफिक कार्ड स्लॉट कहते हैं। इसमें हम ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। गेम्स के साथ मनोरंजन करने वाले व्यक्तियों के लिए यहाँ कार्ड लगाया जा सकता है जो गेम कार्ड होता है। गेम कार्ड मुख्यतः ग्राफिक कार्ड स्लॉट में ही लगते हैं। उसके पश्चात आप अपने कंप्यूटर में बड़ी बड़ी गेम्स भी आप खेल सकते हैं। नॉर्थ ब्रिज का मुख्य कार्य CPU और मदरबोर्ड के बीच में डेटा कम्युनिकेशंस को करवाना होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ब्रिज का मुख्य कार्य डेटा कम्युनिकेशन का है जो CPU और मदरबोर्ड के बीच में होता है। इस कार्य के लिए नॉर्थ ब्रिज रैम का प्रयोग करता है, CPU का प्रयोग करता है, और इसी प्रकार से साउथ ब्रिज के साथ भी डेटा और सिग्नल्स का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ देखिए इस तरफ जो दिखाया गया है, ये छोटा सा 4 पॉइंट्स का पावर कनेक्टर पोर्ट है जो कि 12 वोल्ट के लिए होता है और जिसका मुख्य कार्य प्रोसेसर को पावर सप्लाई देना होता है। SMPS के द्वारा दिया गया 12 वोल्ट का पावर कनेक्टर यहाँ कनेक्ट किया जाता है, जिसके पश्चात CPU को पावर सप्लाई प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कार्य करने के लिए मदरबोर्ड से जुड़ना आवश्यक होता है। इसके लिए मदरबोर्ड के पीछे वाली साइड काफी सारे पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं जिनकी जानकारी हम बारी बारी से लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर की तरफ से 2 पोर्ट्स की, जिन्हें PS2 पोर्ट कहा जाता है, जिनमें लेफ्ट साइड वाला जो पोर्ट है जो पर्पल कलर का है उसे कीबोर्ड PS2 पोर्ट, और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे जो पोर्ट है वो माउस PS2 पोर्ट कहलाता है। PS2 शब्द IBM पर्सनल कंप्यूटर्स 2 से बना है और इसीलिए इनको PS2 कहा जाता है। कीबोर्ड पोर्ट और माउस पोर्ट दोनों के अंदर 6 पिन्स अवेलेबल रहती हैं। इन पिनों को ध्यान से लगाना चाहिए। कभी भी कीबोर्ड या माउस लगाते समय ज्यादा जोर मत लगाएं, और प्रॉपरली यदि पिन कनेक्टेड है आपके कीबोर्ड माउस के कनेक्टर से तो ही आप उसको जोड़ें, अन्यथा आपकी कीबोर्ड या माउस की पिन टूट सकती है और उससे आपका कीबोर्ड और माउस कार्य नहीं करेगा। आप लेफ्ट साइड पे कीबोर्ड जोड़ते हैं और राइट हैंड साइड पे आप PS2 माउस को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट कनेक्टर जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सीरियल पोर्ट के रूप में। सीरियल पोर्ट में 9 पिनें अवेलेबल रहती हैं। राइट हैंड साइड 5 पिनें और लेफ्ट हैंड साइड 4 पिनें। 9 पिनों का ये कनेक्टर 1 बिट डेटा को एक बार में भेजता है। PS2 माउस आने से पहले हमारे पास सीरियल पोर्ट वाले माउस अवेलेबल रहते थे जो इस सीरियल पोर्ट के साथ जोड़ के चलाए जाते थे, परंतु अब वो माउस अवेलेबल नहीं है मार्केट में। परंतु अब भी इस सीरियल पोर्ट का प्रयोग साइंटिफिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चलाने के लिए और उनको कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है पैरेलल पोर्ट। देखिए यहाँ पिंक कलर का एक पोर्ट दिया गया है। हमारे मदरबोर्ड की बैक साइड पे जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो पैरेलल पोर्ट ही होता है। पैरेलल पोर्ट में 25 पिनों के लिए जगह बनी होती है। इसका मुख्य प्रयोग प्रिंटर यूजेज के लिए किया जाता है। हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स अर्थात DMP प्रिंटर्स अभी भी इस पैरेलल पोर्ट के साथ जुड़कर ही कार्य करते हैं, परंतु अब प्रिंटर्स को पैरेलल पोर्ट से जोड़ने के बजाय हमारे पास USB प्रिंटर्स अवेलेबल हो गए हैं, जिससे कि इन पैरेलल पोर्ट्स का प्रयोग खत्म होता जा रहा है और वो सभी प्रिंटर्स या वो सभी डिवाइसेस जो पैरेलल पोर्ट के साथ चलती थी अब USB पोर्ट्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्ट है वो है VGA पोर्ट। VGA पोर्ट का मुख्य कार्य आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस को LCD, LED और मॉनिटर्स को मदरबोर्ड के साथ जोड़ना होता है। इसमें 15 पिनों के लिए जगह होती है जिसमें हम VGA केबल को जोड़ते हैं। VGA केबल का एक सिरा मदरबोर्ड के साथ जुड़ जाता है और दूसरा सिरा आपकी LCD, LED या मॉनिटर के साथ जुड़ जाता है। VGA पोर्ट्स में अलग अलग पिनें अलग अलग कलर कोड्स को सेंड करने के काम आती हैं, जिसके द्वारा मॉनिटर LCD या LED पे डिस्प्ले बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्ट अवेलेबल है वो है USB पोर्ट। USB का पूरा मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। आजकल सभी डिवाइसेस USB में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई हैं। USB पोर्ट में कीबोर्ड, माउस, इंटरनेट की डोंगल,
या जितने भी डिवाइसेस हैं, प्रिंटर्स इत्यादि, वो भी सभी यूएसबी केबल्स के साथ अवेलेबल हो गए हैं और इन पोर्ट्स के साथ लगाकर चलाए जा सकते हैं। इसी के साथ राइट हैंड साइड पे जो पोर्ट अवेलेबल है वो है लैन पोर्ट के रूप में। लैन पोर्ट में हम लैन केबल को इंसर्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। इसके साथ दो यहाँ पे एलईडीज दी जाती हैं छोटी छोटी, जो आपकी डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग की जानकारी भी आपको देती हैं। लैन केबल का एक सिरा लैन पोर्ट में इंसर्ट किया जाता है और दूसरा सिरा आपके मॉडेम में इंसर्ट किया जाता है और इस प्रकार से दोनों को जोड़ के आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं। मुख्य प्रयोग इसका इंटरनेट यूजेज के लिए ही किया जाता है। सबसे लास्ट में यदि आप देखें तो हमारे पास यहाँ 3 छोटे छोटे कनेक्टर दिए गए हैं जो कि ऑडियो को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला कनेक्टर जो कि पिंक कलर का है, उसके साथ आप अपने कंप्यूटर के साथ आप माइक को जोड़ सकते हैं। दूसरा जो कनेक्टर हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, उसके साथ आप स्पीकर्स को या अपने हेडफोन्स को जोड़ सकते हैं जो कि ग्रीन कलर का है। तीसरा कनेक्टर जो हमारे पास अवेलेबल है वो लाइन इन के लिए है जो ब्लू कलर का है। इसमें आप लाइन इन को इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम टीवी ट्यूनर कार्ड लगाते हैं तो उसकी जो आउटपुट होती है वो हम यहाँ इनपुट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार टीवी देखने के लिए या कंप्यूटर की साउंड सुनने के लिए केबल्स चेंज नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से हमारे पास मदरबोर्ड के पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं जिनका अपना अपना कार्य रहता है हमारे पास। कुछ मदरबोर्ड्स में एडवांस पोर्ट्स भी अब अवेलेबल हो गए हैं, जिनमें एक मुख्य पोर्ट रहता है HDMI अर्थात हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये पोर्ट दोनों तरह के सिग्नल एक साथ भेजने में सक्षम होता है। ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को ये एक साथ ही भेज सकता है। इसी तरह से अच्छी क्वालिटी पाने के लिए डिजिटल विजुअल इंटरफेस भी अवेलेबल रहते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में DVI पोर्ट्स कहते हैं। DVI पोर्ट्स कंप्यूटर को LCD, LED या मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने में काम आते हैं। इनकी जो वीडियो क्वालिटी रहती है वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो इस प्रकार से ये पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब भी आप अपने कंप्यूटर को बनाने के लिए मदरबोर्ड परचेज करें तो उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें कौन सा प्रोसेसर लगाया जा सकता है और कौन सी रैम उसमें लगाई जा सकती है। लेटेस्ट रैम और लेटेस्ट प्रोसेसर्स के अकॉर्डिंग ही आप अपना मदरबोर्ड परचेज करें। यहाँ हम 2 कंपनियों की जानकारी लेंगे। 2 मुख्य कंपनियां जो मदरबोर्ड बनाने में शामिल है, एक हमारे पास इंटेल के रूप में उपलब्ध है और दूसरी हमारे पास AMD के रूप में उपलब्ध हैं। दोनों बहुत ही बढ़िया और एडवांस टेक्नोलॉजीज के बोर्ड अवेलेबल करवाती हैं। इनमें उदाहरण के तौर पे हर एक बोर्ड का एक नंबर अवेलेबल करवा दिया जाता है। मार्केट में बहुत सारे इंटेल और AMD के बोर्ड्स अवेलेबल रहते हैं और उनको उनके नंबर से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ 4 बोर्ड दिए गए हैं, जैसे इंटेल DG31 या 41 जो ड्यूल कोर प्रोसेसर्स और कोर टू ड्यू प्रोसेसर्स को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से DP55SB जो i5 और i7 प्रोसेसर्स को सपोर्ट करते हैं। हमारे पास ASUS M5A97LE बोर्ड रहता है जो AMD सीरीज के प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। यदि आपके पास पुराना P4 प्रोसेसर अवेलेबल है तो आप चाइनीज चिपसेट, चाइनीज 945 बोर्ड के नाम से जाने जाते हैं, उनमें आप अपने P4 प्रोसेसर्स को प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग बोर्ड एक अलग सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU हमारे कंप्यूटर के एक दिमाग की तरह होता है जो सभी इंस्ट्रक्शंस को समझता है, सभी कैलकुलेशंस करता है और सभी प्रायोरिटीज डिसाइड करता है। और इसी के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम को सारी कमांड्स भी वही निर्देश करता है। CPU सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक मदरबोर्ड एक खास तरह की CPU सीरीज को सपोर्ट करता है। ये भी जरूरी है कि जब हम अपना CPU परचेज करें तो वो उस मदरबोर्ड सीरीज को सपोर्ट करता हो। यहाँ पे उदाहरण के लिए देखें 4 CPUs आपको एज एन एग्जांपल यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे इंटेल P4 पहला CPU, AMD सीरीज का AMD Phenom और जो कि पिन बेस्ड CPU है जिसमें पिनें होती हैं। इंटेल P4 में भी पिनें होती हैं और इंटेल कोर i7 जो कि लेटेस्ट CPU है इंटेल की तरफ से। ये जो इंटेल का कोर i7 प्रोसेसर्स होते हैं ये पिनलेस होते हैं। तो ये भी जरूरी होता है मदरबोर्ड सुनते समय कि क्या हम जो प्रोसेसर चाहते हैं वो पिन वाला है और जो बोर्ड है हमारे पास उस पे कौन सा प्रोसेसर फिट हो सकता है, पिन वाला या पिनलेस। मुख्यतः अब सभी प्रोसेसर पिनलेस अवेलेबल होने शुरू हो गए हैं। एक CPU आंतरिक रूप से मुख्यतः इस तरह से बटा होता है जिसमें हमारे पास मेमोरी,
CU अर्थात कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थात अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट,